नमस्कार। मैं रविंद्र सर आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने आपको हरिहर काका जो CBSE बोर्ड कक्षा 10वीं बा के कोर्स में संचयन पुस्तक द्वारा संचालित हो रहा है, उसी से एक पाठ हमने प्रारंभ किया था। हरिहर काका जो मिथिलेश्वर जी की रचना है, इसका प्रथम पार्ट आप लोगों के सामने आ चुका है। द्वितीय पार्ट आप लोगों का यह है। क्योंकि ये पाठ बहुत लंबा है, इसलिए इसकी द्वितीय पार्ट बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो आइए हम देखते हैं उस पाठ से आगे। उस पाठ में हमने देखा था कि हरिहर काका बीमारी से उठे हुए थे और उनके घर पे उनके भतीजे के मित्र आदि आए हुए थे और वे लोग जो है वहाँ पे खाना खा रहे थे। और जब सब्जियों आदि की महक हरिहर काका के पास तक पहुँचती है तो हरिहर काका मन ही मन खुश होते हैं कि आज कम से कम अच्छा भोजन मिलेगा। लेकिन आगे स्थिति कुछ दूसरी ही नज़र आती है और उनके लिए जो है सामने जब उनके आया रूखा सूखा खाना, तो वे जो है आपे से बाहर हो जाते हैं। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। कहते हैं कि अंत में, देखिए हमने यहाँ तक पढ़ा हुआ था, आते हैं हम यहाँ से, यहीं से हमको आज पढ़ना है दूसरा पार्ट। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दलान के कमरे से निकल हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया। भात, मट्ठा और अचार। बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दिया और झन्न की तेज आवाज के साथ आंगन में थाली गिरी। भात बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां बहुएं एक साथ ही बाहर निकल आईं। हरिहर काका का गुजरे हुए हवेली के से दलान की ओर चल पड़े। समझ नहीं हो रही थी कि मुफ्त में खिलाती हो या अपने मन की बात निकाल देना। ऐसे हिस्से की तो खेत की पैदावार इसी घर में आती है और उसमें तो मैं दो चार नौकर रख लूँ, आराम से खाऊं और तब भी मुझे कुछ कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। मेरे घर पर तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबों को बताऊंगा। यह कहते हुए हरिहर काका उस दलान से निकल जाते। हरिहर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे, उस वक्त ठाकुर बाड़ी, जो हमने बताया था कि जो गांव का विशाल मंदिर था, उस मंदिर से एक महंत जी आए हुए थे और आए हुए थे घी और शकील लेने के लिए, हवन सामग्री के लिए। ठीक है। तो हरिहर काका जिस वक्त ये सब बोल रहे थे, तो उस वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी जी उनके दलान में ही विराजमान थे। और वार्षिक हुमाद, जो ये शब्द आया है वार्षिक हुमाद, तो यही अभी हमने बताया कि वह घी और शकील लेने लिया के लिए आए थे, वह हवन सामग्री में प्रयोग होता है। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बातें बताई। हरिहर काका ने महंत जी को अपनी सारी बात बताई कि हमारे साथ क्या क्या घटनाएं हुई हैं और हमको किस प्रकार के भोजन मिले। उनके कान खड़े हो गए। महंत जी के तो कान खड़े हो गए। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। उस दिन को उन्होंने ऐसे गुजार जाने नहीं देना उचित समझा। महंत जी को वह दिन बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि महंत जी भी हरिहर काका की उस जायदाद के पीछे पड़े हुए थे मन ही मन। अभी किसी के सामने उन्होंने प्रकट नहीं किया था। तो ऐसी स्थिति जब उनके सामने आई तो महंत जी को बड़ी ही खुशी हुई, लेकिन उसको किसी के सामने उन्होंने प्रकट तो नहीं किया। और उसको ऐसे ही दिन तो उनके लिए गुजर जाना तो गवारा नहीं करता था। उन्होंने तक्षण, एक शब्द आया है तक्षण, देखिए तक्षण का अर्थ होता है तत्काल। तत्काल टीका तिलक लगा करके कंधे पर, अब ये अपने हरिहर काका के घर से चूंकि पहुंच चुके थे
अपने यहाँ ठाकुर बाड़ी में। और ठाकुर बाड़ी में पहुँचने के बाद वे जो है फिर से अपना टीका आदि लगाए और कंधे पर राम नामी लिखी चादर डालकर ठाकुर बाड़ी से चल पड़े। संयोग अच्छा था कि हरिहर काका के दलान तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरिहर मिल गए। गुस्से में घर से निकलकर वह खलिहान की ओर जा रहे थे, क्योंकि खलिहान में उनके भाई आज सभी काम कर रहे थे, दौनी हो रहा था, हमने पहले ही बताया। लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर जाने नहीं दिया और अपने साथ ठाकुर बाड़ी पर लेते आए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा खूब प्रेम से समझाने लगे। एकांत कमरे में बैठा करके अब जब वो समझाने लगे, कहते क्या है, किस प्रकार समझा रहे हैं कि हरिहर यहाँ कोई किसी का है नहीं, या माया बंधन है। तू धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं है। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं है, उस दिन तुम्हें वे पूछेंगे तक नहीं। लेकिन इसीलिए ज्ञानी संत महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और में प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत है ना, उसी खेत के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें न देकर दूसरे को लिख दोगे, वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे। खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं तो बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश कुछ नहीं कह रहा था। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम पर लिख दो, सीधे बैकुंठ को प्राप्त करोगे। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक चाँद सूरज रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद रखेंगे। और ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे और सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे। तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुर बाड़ी में गुजारना। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे तो 4 हाजिर की जाएंगी। हम तुम्हें सिर आँखों पर उठा कर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। यहाँ पर देखिए, अकाल मृत्यु शब्द आया हुआ है। अकाल मृत्यु का अर्थ होता है असमय मृत्यु हो जाने के कारण उनकी पत्नियां उनके साथ छोड़ चुकी, यानी कि उनकी पत्नियों की अकाल मृत्यु असमय निधन हो गया था। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना यह जन्म तुम अकारथ न जाने दो। ईश्वर को 1 भर दोगे तो 10 भर पाओगे। मैं अपने लिए तुमसे मांग नहीं रहा हूँ। तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाएं, इसकी राह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे एक शब्द आया हुआ है अकारथ। अकारथ का अर्थ होता है बेकार, जिसका कोई अर्थ ना हो। अकारथ का क्या अर्थ होता है? जिसका कोई अर्थ ना हो, बेकार। आगे देखते हैं। हरिहर देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन को बैठती जा रही थी। ठीक ही तो कह रहे हैं महंत जी, कौन किसका है। 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं, तब तो कोई पूछता नहीं। अगर कुछ न दें तो क्या हाल होगी उसके जीवन में। तो यह स्थिति मरने के बाद कौन उन्हें याद करेगा। सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे। ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग याद रखेंगे। अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया था। अंतिम समय में तो यह बहुत बड़ा पुण्य कमा लें।
लेकिन यह सोचते हुए भी हरिहर काका का मुंह खुल नहीं रहा था कि भाई का परिवार तो अपना ही होता है, उनको न देकर ठाकुर बाड़ी में दे देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा। अपनी बात समाप्त कर महंत जी की प्रक्रिया जानने के लिए हरिहर की ओर देखने लगे। अब जब महंत जी इतना सारा समझा लेते हैं, उनकी बात समाप्त हो गई। अब महंत जी जो है हरिहर काका की तरफ देखने लगे कि आखिर में ये कहना अब क्या, इनके मन में क्या बैठ रहा है। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर परिवर्तन का भाव महंत जी की अनुभवी आंखों से छिपे न रह सके। कहने का मतलब, जो महंत जी ने समझाया था वो सारी बातें हरिहर काका को समझ में आ चुकी थी। अब लेकिन इस ऊहापोह में पड़े हुए थे कि जमीन वह हम अपने भाई के बच्चों को दें अथवा महंत जी के ठाकुर बाड़ी में दे दें। अब क्या था, उन्होंने महंत जी जब ऐसी ऊहापोह में हरिहर काका को देखते हैं, उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया और उन्होंने सही जगह पे वार किया। इसके बाद उसी वक्त ठाकुर बाड़ी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग लगाकर बिस्तर लगाकर इनके आराम का इंतजाम करें। फिर तो महंत जी के कहने में जितना समय लगा था, उससे कम समय में ही सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बावजूद उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर जा लिटाया। और महंत जी, उन्होंने पुजारी को यह समझा दिया कि हरिहर के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें। हरिहर काका को महंत जी की एक विशेष उद्देश्य से ले आए हैं, इसीलिए ठाकुर बाड़ी में चहल पहल शुरू हुई। अब देखिए, अब धीरे धीरे महंत जी के जो अंदर का भाव है वह सामने आ रहा है। हरिहर काका की सेवा पानी में लगा देते हैं सभी को, और हरिहर काका की बाखूबी अच्छी तरह से देख रेख हो रही है। अब देखिए आगे क्या होता है। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलिहान से लौटे, तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। हरिहर काका के जो भाई थे खलिहान में दौनी करने के लिए गए थे, लेकिन जब वो घर लौटते हैं तो घर पर सारी चीज़ें उनको पता चलती हैं, और जैसे ही पता चलती हैं अपनी पत्नियों पर खूब अधिक गर्म होते हैं, उनके ऊपर बहुत थोड़ा सा उल्टा सीधा कहते हैं, और फिर जा कर के चिंतामग्न हो गए। उसी को आगे बढ़ाते हैं। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलिहान से लौटे, तब उन्हें इस घटना का पता चला। तो पहले तो अपनी पत्नियों के ऊपर खूब बरसे मतलब खूब अच्छी तरह से उनकी खबर लिया, डांटे। फिर एक जगह बैठकर चिंतामग्न हो गए। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया है, इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी। उनके भाइयों को अभी कोई जानकारी नहीं है कि महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या चीज़ें बताई होगी और क्या बात हो रही होगी, ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। सबसे अनजान थे वे लोग। अब इनके बावजूद उनका मन तो संकाल और बेचैन हो उठा। अब देखिए, उनका मन जो है किसका, हरिहर काका के भाइयों का मन संकाल और बेचैन हो रहा है। उनका मन पूरी शंका से भर जा रहा है। दरअसल बहुत सारी बातें होती हैं जिनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है। शायद ऐसी ही ऊहापोह की स्थिति में हरिहर काका के भाई जी रहे थे। शाम गहराते गहराते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुर बाड़ी पहुंच गए और उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महंत जी बीच में आ गए और क्या कहते हैं कि आज हरिहर को यहीं रहने दो। कहते हैं आज हरिहर काका को यहीं रहने दो। क्यों रहने दो? क्योंकि अभी वो बीमारी से उठा है और इसका मन अशांत है। ईश्वर के दरबार में रहेगा तो थोड़ा शांति मिलेगी इसके। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले कर जाने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठाकुर बाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे और वहां उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुर बाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अंततः भाइयों को निराश होकर वहां से लौटना पड़ा। और जब भाई उनके निराश होकर लौट पड़े तो अब आगे की व्यवस्था में महंत जी को संभालनी थी। महंत जी क्या कर रहे हैं, देखिए, रात में ही हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। घी टपकते मालपुए, रस बुनिया, लड्डू, छेने, तरकारी, दही, खीर,
पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पास में बैठे महंत जी धर्म की चर्चा में मन में शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुर बाड़ी में जो सुख और शांति और संतोष पाया, वह अपने अब तक के जीवन में उन्होंने कभी नहीं पाया था। इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके और भावी आशंका उनके मन को मथती रही। मन को आशंका मथती रही, मतलब कि जो है उनके मन में जो है तरह तरह के सवाल पैदा होते रहे। अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, बहुत तरह की जो है उसमें आशाएं और निराशाएं बन रही थी, बिगड़ रही थी उनके मनों में। अब देखिए कारण क्या था। इतनी आशा और इतना निराशा उनके मन में बनने बिगड़ने का एक ही कारण था कि वह 15 बीघे ज़मीन जो थे हरिहर काका के, वही सबसे अधिक प्रॉब्लम खड़ी कर रहे थे, क्योंकि उस 15 बीघे ज़मीन को ऐसा न हो कोई ले ले। वही कहते हैं कि इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके और आशंका उनके मन को मचती रही, क्योंकि 15 बीघे खेत और इस गांव की उपजाऊ जमीन है, 2 लाख से अधिक की संपत्ति अगर हाथ से निकल गई तो वह कहीं के नहीं रहेंगे। सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः ठाकुर बाड़ी पहुंचते हैं और हरिहर काका के पांव पकड़कर रोने लगते हैं। अब अपनी माया जाल फैला रहे हैं उनके भाई। अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफ़ी मांगी और उन्हें दंड देने की बात कही। साथ ही खून के रिश्ते की भी माया फैलाई। हरिहर काका का दिल पसीज गया और वह पुनः घर वापस लौट आए। लेकिन अब यह क्या था, अब की बार तो काफ़ी परिवर्तन हो गया। परिवर्तन क्या हुआ, इस बार अपने घर में जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया, उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रख गलती के लिए क्षमा याचना की। फिर उनकी आवाभगत जो खातिर हुई, वैसी खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती थी। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जून खाना नाश्ता तैयार। 5 महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद। मुस्तैद का मतलब होता है कि तैयार रहना, कमर कसे रहना, पूरी तरह से। वो मुस्तैद एक शब्द आया हुआ है, मुस्तैद का मतलब होता है पूरी तरह से तैयार रहना। उनकी सेवा में हमेशा तैयार रहती थी। तीनों भाइयों की पत्नियां और उनकी 2 बहुएं हरिहर काका को आराम से दलान में पड़े रहते थे। जिस किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी, आवाज़ लगाते ही हाजिर। वे समझ गए थे कि यह सब महंत जी की ही चलते हो रहा है। इसीलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा का भाव निरंतर बढ़ते ही जा रहे थे। वो अभी महंत जी के कुकृत्यों से अनजान थे। बहुत बार ऐसा होता कि बिना किसी को कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ हो जाते थे। वाकिफ मतलब एक शब्द आया है वाकिफ। वाकिफ मतलब जान जाते थे, पता चल जाता था, रूबरू हो जाते थे उस घटनाओं से। हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज़्यादा पैनी और असरदार होती है। लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज़्यादा पैनी और असरदार होती है। कहने का मतलब जिसके सामने कोई घटना घट जाता है, उससे यदि वह सीख लेता है तो वह काफ़ी असरदार होता है और वह उसको कभी भूलता नहीं है। कोई बात यदि आपको कुछ चीज़ें समझाई जाएं तो आपको जल्दी वह शायद समझ में ना आए, और यदि उसी बात को लेकर के कोई घटना या दुर्घटना हो जाए तो आपके जीवन में कभी भूलने वाली बात नहीं रहेगी। तो इसीलिए लेखक कह रहा है कि दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज़्यादा पैनी और असरदार होती है। ये चीज़, घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती हैं, लोगों के कहने की ज़रूरत नहीं रहती। न तो गांव के लोगों से महंत जी ने ही कुछ कहा था और न हरिहर काका के भाइयों ने ही। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए थे। फिर तो यानी कि जो महंत जी के अंदर जो चल रहा था, भावनाएं जो चल रही थी, शायद गांव वालों को हल्की फुल्की जानकारी
हो गई। फिर तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चल निकला वह उनका तो कहीं अंत ही नहीं। हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू। जो लोग कहते कि हरिहर को अपनी जमीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम और कुछ नहीं, इससे कीर्ति भी अचल बनी रहेगी। और इसके विपरीत, जैसे कहने का मतलब जो लोग ठाकुर बारी के पक्ष में थे, महंत जी के चमचे लोग थे, वो तो चाहते थे कि हरिहर काका अपनी सारी जमीन जायदाद ठाकुर बारी के नाम लिख दें। और लेकिन जो उनके भाइयों के पक्ष में रहते थे वो यह समझते थे कि उनकी ज़मीन उनके भाइयों को ही मिले। तो जो विपरीत पक्ष वाले थे उनकी मान्यता यह थी कि भाई का परिवार तो अपना ही होता है, जायदाद उन्हें न देना उनके साथ अन्याय करना होगा, खून के रिश्ते के बीच दीवार बनी होगी। जितने मुंह उतनी बातें, ऐसा जबरदस्त मामला पहले कभी नहीं मिला। इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे, अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी होने लगी। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दो वर्गों में बंटने लगे। प्रत्यक्ष और परोक्ष, यहाँ शब्द आया है प्रत्यक्ष और परोक्ष। कहने का मतलब कुछ लोग तो सामने ही ऐसा लगता था कि दो गुटों में बटे हुए हैं, और कुछ लोग खुलकर सामने नहीं आना चाहते थे कि वह किस गुट की तरफ है, लेकिन किसी न किसी गुट की तरफ जरूर वो रहते थे, अंदर ही अंदर सपोर्ट करते थे। कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तू तू मैं भी होने लगी। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर अपने हिस्से की जमीन ठाकुर जी के नाम लिख दे, तब यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ इलाके की ही सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी होगी। यह सोच रहे थे, जो लोग सोच रहे थे कि ठाकुरबाड़ी के नाम यदि हरिहर काका लिख देंगे ज़मीन तो इलाके की सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी हो जाएगी और राज्य में सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी हो जाएगी, इसका मुकाबला कोई करने वाला नहीं होगा। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं, साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुरबाड़ी से जुड़े हैं। असल में सुबह शाम जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग 15 प्रसाद पाने के लिए वहां जुट जाते हैं। ये लोग इसी वर्ग के हिमायती हैं। कहने का मतलब जो लोग चाटुकारिता में, महंत जी की चाटुकारिता में रहते थे, अक्सर शाम को वह और सुबह को पहुंच जाया करते थे प्रसाद आदि पाने के लिए वहाँ पे, और उसके बाद उनकी कुछ चापलूसियाँ भी करते थे। अब ऐसी कहानी ठाकुरबाड़ी में भी चल रही थी। और दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचार वाले लोग थे, वैसे किसान हैं। इनके यहाँ हरिहर जैसे औरत मर्द पल रहे होते हैं। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे थे। अब पूरे गांव में यह माहौल पूरा बहुत तनिक तना था। बहुत तेजी के साथ दोनों पक्षों में, समझ ले, गांव में जो दो पक्ष बने हुए थे, दोनों पक्ष आपस में ऐसा लग रहा था कि दोनों में बहुत ही जंगे मैदान शुरू होने वाला है। इधर भावी आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए हरिहर काका के भाई उनसे यह निवेदन करने लगे थे कि अपनी ज़मीन भी उन्हें लिख दें, इसके सिवाय उनका और अपना है ही कौन। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफ़ी देर बात की। ये अब देखिए, जो लेखक लिख रहा है कि हरिहर काका के भाई कहने लगे कि अपनी ज़मीन और जायदाद उनके नाम लिख दें, तो हरिहर काका लेखक से बात करता है, कुछ देर, बहुत देर तक बात करता है, और दोनों में क्या बात होती हैं आगे देखिए। और अंततः यह निष्कर्ष का मतलब आप समझिए। निष्कर्ष मतलब कहने का मतलब निष्कर्ष आप यह कह सकते हैं कि परिणाम पर, अंततः इस परिणाम पर पहुंचे थे, मतलब निष्कर्ष, परिणाम, रिजल्ट पहुंचे कि जीते जी अपनी जायदाद तो का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा, चाहे वह अपना भाई हो या मंदिर का महंत ही क्यों न हो। हमें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आने लगे। कहने के बाद लेखक ने अपने गांव के ऐसे लोगों के बारे में हरिहर काका को बताना प्रारंभ किया
कि जिनकी स्थिति ऐसी हो गई थी, जो अपने जीते जी जमीन जायदाद किसी को लिख दिए थे, तो उनकी स्थिति क्या होती थी उस घर में, वह सब बताने लगे। तो ऐसे में हरिहर काका अपनी जमीन लिखना उचित नहीं समझते थे। अब आगे क्या हो रहा है उसको देखें। लेखक कहता है कि अपनी जिंदगी में ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किसी अन्य को लिख दी थी, तो उनके जीवन में कुत्ते का जीवन जैसा हो गया। जो लोग अपनी ज़िंदगी में किसी को लिख दिए थे अपना जायदाद, तो उनका जीवन जो है कुत्ते जैसी ज़िंदगी बिता रहे थे, कारण उनको कोई पूछने वाला नहीं था। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हैं, और फिर भी वो इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और यह निश्चय किया कि जीते जी किसी को ज़मीन नहीं लिखेंगे, और अपने भाइयों को समझा दिया, मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी ज़मीन तुम्हें मिल जाएगी, ज़मीन लेकर तो मैं जाऊंगा नहीं, इसलिए लिखवाने की क्या ज़रूरत। यहाँ पर देखिए एक चीज़ मिला, एक आपको उत्तर मिलेगा आगे, कि जो है आगे उत्तर जो मिल, यहाँ पर आपको एक प्रश्न का उत्तर मिल सकता है कि हरिहर काका अनपढ़ होते हुए भी बाहर की ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। कहानी के आधार पर स्पष्ट करें, ये चीज़ मिलेगा। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा क्लू मिल रहा है, और कुछ कहानी का केंद्रीय भाव लेकर के आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब आगे देखिए, आता है कि उधर महंत जी भी हरिहर काका की टोह में लगे रहते। जी जहाँ कहीं एकांत पाते वह कह उठते, विलम्ब न करो हरिहर, शुभ काम में देर नहीं करते, चलकर ठाकुर जी के नाम जमीन बै कर दो, फिर पूरी जिंदगी ठाकुर बाड़ी में राज करोगे, मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त करोगे। यहाँ पर एक शब्द आया है बै। बै मतलब वसीयत, अपनी ज़मीन का वसीयत किसके नाम कर दो, ठाकुर बाड़ी के नाम कर दो। बै बै का अर्थ होता है वसीयत। साथियों, यह वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, क्योंकि पाठ बहुत ही लंबा होने के कारण हमको इस वीडियो को यहीं पे रोकना पड़ेगा, और हम फिर मिलते हैं इसी पाठ को लेकर के हरिहर काका भाग 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।